सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा रहा है, पार्टनर कंट्री कौन सा रहा है इसमें। तो सही उत्तर होगा ये दोनों हैं, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की। इस बार ये इसका चौथा संस्करण था। ये आज से शुरू हो रहा है और 28 सितंबर तक चलेगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसका आयोजन कर रहा है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री है चिराग पासवान। तो इसमें भागीदार देश आपसे पूछा है, पार्टनर कंट्री कौन है, तो न्यूजीलैंड और सऊदी अरब है। लेकिन फोकस कंट्री पूछे ये कौन है, तो 4 है, जापान, यूएई, वियतनाम और रशिया। तो इसका आयोजन करने का उद्देश्य है विविध खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और साथ ही भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। अब यहाँ पे फूड से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। जैसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, 7 जून को होता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम, ये कहाँ पर लॉन्च हुई? उज्जैन में। अभी हमने देखा चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 समिट हुआ नई दिल्ली में। ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है। उसके अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉपर केरल रहा था। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 मिला था मारियांगेला हुंगरिया को, ब्राजील से हैं। और फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 दिया नाइट्रोकेप्ट को, जो कि एक स्वीडिश स्टार्टअप है। तो फूड से ही संबंधित बनने वाले ये प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा केर स्टारमर को। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं केर स्टारमर, जिनको अभी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उनकी भूमिका के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज पुरस्कार की बात कर ले तो इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा हर साल ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो भारत और ब्रिटेन के बीच प्रतीकात्मक जीवन सेतु के रूप में कार्य करते हैं। मतलब व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। और इस वर्ष इस पुरस्कार का ये चौथा संस्करण है जो कि दिया गया केर स्टारमर को, जो कि ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और वैसे भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक दोगुना करने, यानी कि 120 अरब यूएस डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी तरह कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी 34वें सरस्वती सम्मान जो दिया गया 2024 के लिए साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 मिला राणा दास गुप्ता को, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। और राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया, समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, कहां पर मिला था? इंग्लैंड में। पी शिवकामी बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मिला। टोक्यो में लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर्स फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? राम मोहन नायडू को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 दिया गया समर अबू एलोफ को, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहेंगे, साथ में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रजत शर्मा को। तो अभी रजत शर्मा को एक बार फिर से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। और इन्हीं के साथ MV श्रेयम्स कुमार को इसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। रजत शर्मा, इनको आप जानते हैं, ये नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं, भारत के एक फेमस जर्नलिस्ट हैं। वे इंडिया टीवी चैनल के लिए काम करते हैं। 2015 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की बात करें, ये भारतीय न्यूज़ चैनल्स और टीवी ब्रॉडकास्टर्स की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना होती है 2007 में। और इसी का प्रेसिडेंट अभी फिर से रजत शर्मा को बनाया गया है। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ अपॉइंटमेंट नियुक्तियां देख लो। कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला लीना नायर, ये सम्मान पुरस्कार वाला प्रश्न आ गया यहाँ पे। अगला देखो, MIT जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, इसके पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने थे। प्रोवोस्ट मतलब एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है। तो ये भारतीय मूल के बने पहली बार अनंथा चंद्रकासन,
प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के अभी नए अध्यक्ष बने थे संजय जायसवाल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया जू जाई को, चाइना से है, जनवरी 2026 से पद संभालेंगी। आप बताओ वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट मसातो कांडा है जापान से। रॉ चीफ पराग जैन। सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया 2026 तक। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने सुधांशु मित्तल और सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कदम को बनाया गया। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां हैं, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया, जिसकी थीम है एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सेलरेट। यहाँ पर स्टार्टअप दुनिया को गति देने के तरीकों पर चर्चा की गई। अच्छा, पहले यहाँ पे स्टार्टअप्स की बात है तो स्टार्टअप से ही बनने वाले कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। अभी कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्री हमारे जो शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कौन सा फंड लॉन्च किया था? एग्रीश्योर फंड। कितने का है? 750 करोड़ रुपए का है। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना ये लॉन्च की गई थी कर्नाटक में। वैसे नेशनल स्टार्टअप्स डे होता है 16 जनवरी को। क्यों 16 जनवरी को? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखना। और इसका उद्देश्य है नवाचार, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये इसी की बात हो रही है यहाँ पे, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की। ये प्रश्न भी देखो एग्जाम में आ चुका है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। और भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की? बायोसारथी। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को भी 10 करोड़ रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? 20 करोड़ रुपए। और ये क्रेडिट गारंटी योजना शुरू हुई थी 2022 में। ठीक है, तो स्टार्टअप्स पे बनने वाले ये सभी प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत के किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले विस्फोट देखने को मिले? तो कौन सा है? बैरन द्वीप। तो आपको तो बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में है। इसका नाम बैरन द्वीप में होने के कारण बैरन द्वीप ज्वालामुखी ही है। और अभी इसमें 2 हल्के विस्फोट देखने को मिले हैं। अच्छा, आप कहोगे कि हमने तो पढ़ा था जो वोल्केनो का एरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब आते हैं रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर पर स्थित जो भी देश है वहां पे ये होते हैं। पर अंडमान निकोबार तो रिंग ऑफ फायर पर स्थित नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये वोल्केनो का क्या मतलब है, क्या सेंस है, कैसे हुआ? तो आपको पता है वोल्केनो क्यों फटता है? जब धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनमें हलचल होती है, तो ये होता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारतीय प्लेट के सिरे पर स्थित है, जो सुंडा प्लेट के नीचे खिसकती रहती है, और उसके खिसकने के कारण ही लावा ऊपर उठता है और वो ज्वालामुखी से निकलता है। तो ये कारण है यहाँ पर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में एक और ज्वालामुखी है, वो भी अंडमान निकोबार में ही है, जिसे कहते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी, पर वो निष्क्रिय है। तो सक्रिय केवल एकमात्र ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप, यहाँ पे उद्गार होता रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको वोल्केनो से ही, ज्वालामुखी से ही संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आप याद रखना अंडमान निकोबार से एक प्रश्न कि इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया। और अंडमान और निकोबार द्वीप जो है इसको अलग करती है कौन? 10 डिग्री चैनल। अब देखो आप, अगर पूछे वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। और याद रखना ये इटली में है, लिपारी द्वीप पर। और इटली में ही एटना ज्वालामुखी मिलेगा सिसिली द्वीप पर, और विसुवियस ज्वालामुखी भी मिलेगा इटली में ही। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है, बैरन ज्वालामुखी कहते हैं इसको। किलायू ज्वालामुखी, मोनालोआ ज्वालामुखी आपको मिलेगा अमेरिका में हवाई द्वीप पर। माउंट इबू, माउंट सेमेरू, लोवोटोबी लाक्की लाक्की ज्वालामुखी, क्राकातोआ, माउंट मेर्रापे, माउंट सिनाबुंग, ये सब नाम आपने सुने होंगे, ये आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर पर स्थित है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल कहते हैं ज्वालामुखी को, वोल्केनो को। और ज्वालामुखी फटने पर शीर्ष पर जो गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, 6,893 मीटर ऊंचा है।
और रूस के अभी कमचटका प्रायद्वीप में स्थित कल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी में अभी विस्फोट देखने को मिला था जब भूकंप आया था, और ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और उसी समय रशिया के इस कमचटका प्रायद्वीप में ही एक और ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला था 600 साल के बाद। क्या नाम है इसका? क्रेशेनिकोव ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये न्यूज में थे इसलिए इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है जुपिटर, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो जुपिटर याद रखना, ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और यूरोप का तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। पूरे दुनिया का चौथा और यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। इसको भी कहाँ पर लॉन्च किया गया? जर्मनी में। और अगर इसकी स्पीड की बात करोगे तो ये 1 सेकेंड में 10⁻18 काउंटिंग कर सकता है। तो कितना खतरनाक है ये। और ऐसे सुपर कंप्यूटर को एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, मैं आपको जर्मनी लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको कराऊंगा। अगर पहले पूछे ना अगर आपसे कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहते हैं, तो विजय भटकर को, जबकि दुनिया में सिमोर्क्रे को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर पूछेंगे तो एल कैपिटन है जो कि अमेरिका का है। और कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करेगा? ऐसा कहा था कनाडा ने, हम करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कंप्यूटर में अब माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल करने की घोषणा की थी? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। और भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये है भार ओएस। इसको बनाया आईआईटी मद्रास ने। भार मतलब हो गया भारत। नरेंद्र मोदी ने पुणे, दिल्ली, कोलकाता शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए थे और इसी के साथ अर्का अरुणिका 2 का भी उद्घाटन किया था। और जेटसन ऑरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था अभी एनवीडिया ने। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये कहाँ पर बनेगी? तो आंसर होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। और जिस तरह से देखो हमने कहा ना भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। पूछे अगर कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम शिवाय आंसर करना है। और जो आज हमने प्रश्न पढ़ा वो क्या था कि दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? जर्मनी में। अब बात जर्मनी की है तो ले चलते हैं आपको येरा मैप में। यूरोपीय देश जर्मनी, कैपिटल बर्लिन हो गई, करेंसी यूरोप है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, चांसलर है फ्रेडरिक मर्च। जर्मनी की संसद को कहते हैं बुंडस्टैग। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें यहाँ से। तो प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज ये जर्मनी के वैज्ञानिकों ने की थी। जर्मनी अभी साउथ कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य बना। दुनिया में पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन ये जर्मनी में बनी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू हुई जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बना जर्मनी। वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 ये जर्मनी के हनोवर शहर में हुई थी। और जर्मनी की जेनी एर्पेनबेक के उपन्यास कायरोस ने 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन है, जर्मनी से हैं। और चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन ये हुआ था म्यूनिख जर्मनी में, फरवरी 2025 में हुआ था। जापान को पीछे पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया था जर्मनी। 32वां फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ये जर्मनी में हुए, जिसमें भारत ने 12 मेडल जीते और मेडल टैली में 20वें स्थान पर रहा। टॉपर जापान था। तो इन सब कारण से जर्मनी न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, नाइजर, माली, बुर्किना फासो। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसका मुख्यालय आपको हैग नीदरलैंड में मिलेगा, और अभी इससे 3 देशों ने अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी है। बुर्किना फासो, माली, नाइजर, ये तीनों के तीनों पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं, पड़ोसी देश हैं। अच्छा, कारण क्या इनके अलग होने का? तो उन्होंने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नव उपनिवेशवाद दमन का साधन बताया है। मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को पश्चिमी देशों के हितों में काम करने वाला और अफ्रीकी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करने वाला बताया है। और आईसीसी ये नरसंहार, मानवता का हनन जैसे मामलों में भी दंड देने में असफल रहा है। इन सभी कारणों को बता करके ये अलग हो गए इससे। और आपको बता दो भी कुछ दिन पहले हंगरी भी इससे अलग हो गया था। और आपको याद हो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रोड्रिगो डुतर्ते, उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के 3 मामलों में आरोप लगाया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
स्थापना होती है 17 जुलाई 1998 में, हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड, और प्रेसिडेंट है टोमोको अकाने जो जापान से हैं। वैसे आपको याद दिला दूं, अभी यूनेस्को से भी कौन सा देश अलग हो गया, निकारागुआ, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका और अर्जेंटीना, ये दोनों अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 सितंबर को। तो आपको याद है पहले जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ना, वो हम मनाते थे धनतेरस वाले दिन, लेकिन आपको पता है वो फिक्स नहीं होता था। पर 2025 से हमने इसको फिक्स कर दिया कि भैया 23 सितंबर को ही मनाएंगे। तो अब से हर साल इसे 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हमने पढ़ा था गोवा में इसका आयोजन हुआ। इस बार इसका 10वां एडिशन है ये। तो ये 3 बातें याद रखनी है, कौन सा दिन है, थीम क्या है, और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, गोवा में। बाकी 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी होता है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। इसकी भी थीम है साइन लैंग्वेज यूनाइट्स अस, सांकेतिक भाषा में एकजुट करती है। अच्छा, आयुर्वेद में आयुष की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। ए मतलब आयुर्वेद, वाई मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। अब वैसे तो डे वाला प्रश्न है, डे में आपको डेली रिवाइज करा रहा हूँ। आज मैं आपको डे की जगह आयुर्वेद से बनने वाले प्रश्न रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि हमारा प्रश्न आयुर्वेद पे ही है, आयुर्वेद दिवस। तो देखो, अभी मोदी जी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन, इसकी नींव कहाँ पर रखी? फाउंडेशन स्टोन नई दिल्ली में, नई दिल्ली के रोहिणी में। आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया। ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद। जन औषधि सप्ताह ये मनाया गया 1 से लेकर 7 मार्च तक। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में ये शुरू हुई, जिसका उद्देश्य था जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। भारत का लक्ष्य है 31 मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का? तो 25,000। और अब से हर साल आयुर्वेद दिवस ये हम 23 सितंबर को मना रहे हैं। इस बार गोवा में मनाया, याद रखना, 10वां एडिशन था, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया था, और आयुष मंत्री हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। आयुष मंत्रालय ये आया था 2014 में। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला ये कहाँ पर आयोजित की गई? भारत में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक है, तो आयुर्वेद से बनने वाले ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संचार लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वंदना गुप्ता को। तो वंदना गुप्ता को अभी संचार लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद है अभी महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी थी? 29 नंबर की TCA कल्याणी बनी थी। अब आप लोग बताना हमारे CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान में कौन है? वैसे अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, और अपॉइंटमेंट में आपको आज रिवाइज करा चुका हूं। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में टॉप पर कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। आपको पता अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था, 20वां एडिशन था टोक्यो जापान में, और इसमें 198 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत के 19 खिलाड़ियों ने, लेकिन हमने कोई मेडल नहीं जीता। और इसमें मेडल टैली में टॉप पर अमेरिका है, 16 गोल्ड है, 5 सिल्वर, 5 ब्रोंज, इस तरह से 26 मेडल लेकर के आया। दूसरे स्थान पे केन्या है, तीसरे पे चाइना है। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। और इसका आयोजन करता है वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसकी स्थापना होती है 1912 में। से पहले इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से जानते थे, फिर 1912 में इसका नाम बदल के वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया। हेडक्वार्टर मोनाको में है और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न यही था कि महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा एटना बोनमाटी ने। BCCI के नए अध्यक्ष बन गए मिथुन मनहास। भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? राजस्थान। और PM मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका विमोचन अभी किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन। गुजरात का चौथा सौर गांव बन गया है धोरडो गांव। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पटना में।
और 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया। पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण किया मुंबई में। और आखिरी प्रश्न था प्रोजेक्ट विजयक, जिसका 15वां स्थापना दिवस कारगिल लद्दाख में मनाया गया, किस संस्था के द्वारा संचालित किया जा रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये बुक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश सहारा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।